नमस्ते। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का आपको फुल फॉर्म पता होगा, द यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, याद रखिएगा। पेरिस में और कौन से मुख्यालय हैं जरा मुझे बताइएगा। पेरिस में और किसके मुख्यालय हैं? वेना में किसके मुख्यालय हैं? ठीक है, और रोम में किसका मुख्यालय है? इटली में। ठीक है, तो जरा इनके मुख्यालय की लिस्ट बताइएगा। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है? ओईसीडी का मुख्यालय बता देता हूँ। एफएटीएफ, ओईसीडी, आपके मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। वियना में किसका मुख्यालय है? ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, जितने भी आपके ये सब। आपके रोम में किसका मुख्यालय है? फाओ का मुख्यालय है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? जिनेवा में आपका मुख्यालय है, याद करने दीजिए, मुझे भी याद नहीं रहता है। डब्ल्यू किसका, कहाँ पे मुख्य मुख्यालय है? ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे? जरा इनको चेक कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, हम लोग यूनेस्को जो है उसकी विश्व विरासत। अभी क्या हुआ है, जो गुलाबी नगरी है जयपुर, उसको यूनेस्को का विश्व विरासत घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व विरासत घोषित करने के बाद इनको कुछ वित्तीय सहायता भी मिलती है, लेकिन वित्तीय सहायता डायरेक्ट यूनेस्को के थ्रू नहीं मिलती। ठीक है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। यहाँ पे भारत का ऐसा प्रथम शहर आप नहीं है, प्रथम शहर भारत का नहीं है। प्रथम शहर कौन सा था? वो 2017 में अहमदाबाद को घोषित किया गया था। अहमदाबाद, याद रखिएगा, अहमद शाह के द्वारा बसाया गया शहर था। ठीक है, ये अभी तक भारत में आपके 30 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है। ठीक है, सांस्कृतिक कौन से होते हैं? जो कि आपके सांस्कृतिक जो स्थल होते हैं, जैसे कि हाँ, मिश्रित में आप याद रखिए, जैसे कि आपका कंचनजंगा। ठीक है, आपका मिश्रित है। प्राकृतिक क्षेत्र में आपका पश्चिमी घाट, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो आपके सांस्कृतिक स्तर, जो आपके यही हो गया, जयपुर हो गया। ठीक है, इस प्रकार के आपके जो सांस्कृतिक स्थल होते हैं। अब क्या है कि जयपुर शहर के बारे में जो देख लेते हैं। आपके क्या है कि जो इसकी स्थापना राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये औरंगजेब के समय के थे। ठीक है, ओके, सॉरी, ये औरंगजेब के समय, वो दूसरे थे, द्वितीय हैं, सॉरी, वो प्रथम की बात कर रहा हूँ। द्वितीय की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब द्वितीय ने किसकी स्थापना की थी? आपकी जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना मैदानी अंचल में की गई थी। ठीक है, जो उसका अभी तक जितने भी शहर थे वो सब पहाड़ी भागों में थे, यहाँ पर राजस्थान में, लेकिन ये शहर ऐसा था जो कि मैदानी भाग में था। आपके प्राचीन हिंदू और उत्तरी मध्यकालीन मुगलों के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति का भी विचार देखने को मिलता है। ठीक है, यह आपकी वाणिज्यिक राजधानी थी, ये तो आपको पता ही होगा, कुछ अलग चीज नहीं है। यहाँ पे आपको जगह याद रखनी हो, क्योंकि कुछ जगह आप घूम भी चुके होंगे। जंतर मंतर एक आपकी यूनेस्को की विरासत है ही। ठीक है, आपको हवा महल जा चुके होंगे आप। आमेर दुर्ग, ये इन तीनों को टिक करने में मुझे दिक्कत नहीं लगता कि आप नहीं टिक कर पाओगे जयपुर में। गोविंद देव मंदिर शायद आपको दिक्कत आ जाए, तो इसलिए याद रखें गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या होती है? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये क्या है आपकी? हाँ, और याद रखिए, जो नेम कौन भेजता है वो आपकी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है, यूनेस्को के सदस्य राष्ट्रों द्वारा 1972 में इसको अंगीकृत किया गया था। और इसका मुख्य कार्य क्या है? याद रखिएगा, यहाँ पे 5 CS की बात होती है। आपकी क्रेडिटिबिलिटी, आपकी कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने का काम करते हैं ये। ठीक है, अब ये क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड विश्व विरासत स्थलों की पहचान करता, प्रोत्साहन करता और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता। मैंने बोला वर्ल्ड हेरिटेज फंड। और लेकिन यूनेस्को अपनी तरफ से डायरेक्ट नहीं देता है, लेकिन जो आपका लेकिन जब यूनेस्को किसी को रख देता है तो उस जगह क्या होता है कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड के द्वारा उसको पैसा मिलता है। क्योंकि कई जगह मैंने देखिए, मैं तो यूनेस्को को ऐसे जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, जितना अभी तक मैंने जाना है। ओके, यहाँ पे यूनेस्को के अंतर्गत एक विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित होने के बाद एक शहर को अभी क्या होता है कि जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज, कुछ ऐसे मूल्य होने चाहिए जो दूसरे में नहीं थे। उसकी सुरक्षा संरक्षण के लिए वो प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक है, उसे अपनी यूनेस्को के बारे में याद रखिएगा। यूनेस्को की स्थापना यहाँ तो नहीं लिखी, याद रखिएगा 1948 में की गई थी। ठीक है, ये यूएन की विशेषीकृत एजेंसी है। 2 चीजें याद रखिएगा, यूएन की एक होते हैं अंग, एक होती है विशेषीकृत एजेंसी। जहाँ पे आपकी यूनेस्को हो गई, ठीक है, आपकी यूनिसेफ हो गई, ये सब WHO हो गई, ये आपकी विशेषीकृत एजेंसी है। लेकिन जो यूएन के अंग कौन से? यूएन के अंग टोटल 6 हैं। ठीक है, आपका पहला कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गई। तो ऐसे 6 अंग हैं, आपको पता होगा। ठीक है,
संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों ने इसकी सदस्यता का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। इतना याद रखिएगा। अब इस सुर्खियों में कुछ मतलब विरासत इश्तर रहे थे चर्चा में। पहली बात याद रखिए कि तट मंदिर आपका मामल्लपुरम क्यों चर्चा में रहा था, यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ कि चीनी राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग थे वो यहाँ पे आए थे, जहाँ पे द्वितीय आपकी अनौपचारिक वार्ता हुई थी, और जहाँ पे एक मुझे याद नहीं आ रहा, शिरुमलई नाम है क्या उसका, सिरुमलाई, ऐसी कोई एक शॉल है जिसको जीआई टैग भी मिला है, वो यहीं पे उनको दिया भी गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्या है कि आपका नरसिंहदेव बर्मन, देखिए ये तट मंदिर वही है जिसको शोर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि शोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, तट बोलते हैं। ठीक है, शोर। ठीक है, ये आपका वही आपका शोर मंदिर है और आपका नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय के द्वारा है, और ये आपका द्रविड़ शैली की शुरुआत इसी जगह से मानी जाती है। ठीक है, आपकी ग्रेनाइट पाषाण पत्थरों का बना हुआ अजंता एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद में मैं घूम के आया हूँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो आपकी अजंता गुफा है ये इसमें केवल बौद्ध है। ठीक है, लेकिन जो एलोरा है इसमें हिंदू जैन बौद्ध है। ठीक है, मुख्यतः मतलब है, मुझे एक दो पता हो तो नहीं पता, लेकिन इसमें क्या है, हिंदू जैन बौद्ध पूरे हैं, और इनकी गुफाओं का भी है, 1 से लेके आपकी 10 तक की कौन सी गुफाएं हैं। ठीक है, फिर बाद में दूसरी फिर हिंदुओं की गुफाएं आ जाती हैं, फिर आपकी 29 तक, फिर 29 से लेके आपकी 34 तक आपकी कौन सी आ जाती हैं, जैन की आ जाती हैं। 1 से 10 क्या है आपकी बौद्ध है, फिर आपकी क्या है जैन, और विश्वकर्मा गुफा कौन सी 9 नंबर की है, बौद्ध है। ठीक है, तो ये बस मेरी, यदि आप लोग कल्चर के कभी नोट्स देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप ये गलत नहीं करने वाले हैं। ये राष्ट्रकूटों के समय बनाई गई थी। एक महाबोधि मंदिर है जो कि महाबोधि मंदिर कहाँ पे, बोधगया में स्थित है। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है जो कि ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। आपको पता है कि जब जापान में जब नारुहितु का जब अभी राज्याभिषेक किया गया था, जब राष्ट्रपति गए थे, तो यहीं से एक वृक्ष भी मतलब छोटा सा पीपल का पौधा मतलब वृक्ष ले गए थे। शुरुआत में तो पौधा ही होता है ना, बाद में वृक्ष बन जाता है। ईंटों से निर्मित प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है हम्पी। ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, हम्पी स्थित पाषाण निर्मित रथ। ये आपका बिट्ठर के ऊपर ये लोग विजन आईएएस क्वेश्चन ही पूछ चुका है अपनी टेस्ट सीरीज में। बिट्ठर मंदिर परिषद क्या है कि मैं निर्मित, यह रथ गणों को समर्पित है। ठीक है, यह मंदिर आपका कर्नाटक में है और तुंगभद्रा नदी में। तो कुछ बातें याद रखिएगा कि हम्पी किसके पास है, तुंगभद्रा नदी के पास है। लेकिन प्रीवियस ईयर में इन्होंने दिया था हम्पी के साथ तुंगभद्रा, लेकिन उन्होंने एक और घुमाया था, इन्होंने चंद्रभागा नदी दे दी थी, और चंद्रभागा नदी उन्होंने बताया था महाराष्ट्र की एक लोकेशन है उसके पास। लेकिन याद रखिएगा कि जो चंद्रभागा नदी है, आप उस नदी को आप लोग चेनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन तो मुझे लगा कि वो आपकी जम्मू कश्मीर में भी बहती है और चंद्रभागा आपकी यहाँ पे भी बहती है। ठीक है, तो 2 नाम है, लेकिन दोनों नाम अलग अलग है। चंद्रभागा आपकी महाराष्ट्र में बहती है एक नाम से नदी, और एक नाम की नदी आपकी चंद्रभागा चेनाब भी है जो कि आपकी जेएनके में बहती है। ठीक है, अब क्या है कि आपका कर्नाटक में आपकी तुंगभद्रा नदी के पास हम्पी अवस्थित है। इसमें कुछ अन्य प्रमुख रथ भी हैं आपका, जैसे कि हम्पी रथ तो भारत में है ही, कुछ अलग रथ भी हैं। कोणार्क आपका उड़ीसा का है। ठीक है, आपका महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु का रथ मंदिर है। ठीक है, ये किसने इसकी स्थापना की थी कोणार्क के सूर्य मंदिर की, आपको पता है? कोणार्क का सूर्य मंत्री था नरसिंह वर्मन के द्वारा। ठीक है, नरसिंह वर्मन। ठीक है, अब नरसिंह वर्मन, अनंत वर्मन, ये लोग थे ना वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाता महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आपका विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय द्वारा इस रथ का निर्माण कराया गया था, और कृष्णदेवराय उड़ीसा के युद्ध के दौरान कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि 2 ऐसे स्थान है जिनको रखा है कि हम अपनी संभावित सूची में रखा हुआ है कि ये शायद आने वाले समय में यूनेस्को के क्या बनेंगे, अभी आपके विश्व विरासत स्थल बनेंगे। चलिए ओरछा के बारे में देख लेते हैं। ओरछा आपका कहाँ पे है, जैसे आप झांसी से जाएंगे तो झांसी के बाद आपका मतलब झांसी के पहले एक प्लेस पड़ता है ओरछा, जो कि आपका एमपी में है। यह आपका बेतवा नदी के किनारे, याद रखिएगा यहाँ पे राजा रुद्र प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह आपका बुंदेला स्थापत्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, बुंदेला स्थापत्य से। अगेन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो आपको याद है कि जहांगीर का समय याद है कि वो 1608 में जब वो अपने सिंहासन में बैठा तो उसने अकबर के एक प्रिय बच्चे को मरवाया था, मतलब अपने भाई की हत्या करवाई थी। उसका नाम था अबुल फजल, और अबुल फजल की हत्या किसने की थी, वीर बुंदेला ने की थी। और वीर बुंदेला कौन था यहीं का था। जब आप यहाँ पे जाएंगे ओरछा में तो आप देखेंगे कि जहांगीर महल, राजमहल, शीश महल, राय परवीन महल, उनके नाम पे महल भी यहाँ पे बनवाए थे उसने, ताकि और बाद में क्योंकि उसको गद्दी भी उसने जहांगीर ने दिलवाई थी यहीं पे। सावन और भादो 2 यहाँ पे ऊंची मीनारें हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरछा में हरदौल लल्ला का ही मंदिर है
जाइएगा, मैं घूम के आया हूँ। ठीक है, संपूर्ण भारत का एकमात्र स्थल है जहाँ पे भगवान राम की आराधना एक देवता के रूप में ना होकर एक राजा के रूप में होती है, और क्योंकि केशव चंद यहीं के थे जिन्होंने भगवान राम की आपकी जो राजनीतिक जीवन को ज़्यादा अच्छे से महत्वपूर्णता दी है। भगवान राम के उस मतलब वनवास को लेके, इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा ध्यान मतलब नहीं ज़्यादा दी है, जिस तरह तुलसी देते हैं रामचरितमानस पे। एक कहा जाता है कैलाश मानसरोवर मंदिर। कैलाश मानसरोवर मंदिर नहीं है, एक सरोवर है। याद रखिएगा कि कैलाश मानसरोवर से 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं आपकी। सिंध ब्रह्मपुत्र तो आप टिक लगा देंगे, सतलज भी शायद टिक लगा दें, करनाली शायद टिक ना लगा पाए, इसलिए इनको याद रखिएगा। ये आपकी क्या है, एक मिश्रित श्रेणी की है। इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है। प्राकृतिक तो आप जानते हैं, सांस्कृतिक आपको पता है कि मानसरोवर लोग मतलब जाते हैं हिंदू लोग, और जैसे कि लोग हज करने के लिए जाते हैं, या अभी गवर्नमेंट 50,000 रुपये भी देती है इनको यात्रा करने के लिए, और बहुत ही कठिन यात्रा होती है। पूर्व में कैलाश पूर्व में नेपाल के साथ और उत्तर में चीन के साथ ही सीमा साझा करता है। पता है ना, यहाँ पे आपका पूर्व में क्या है, यहाँ पे आपका नेपाल है, ठीक है, यहाँ पे आपका चाइना है। तो इस जगह ये आपका कैलाश पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जो कैलाश है कि एक ऐसा केवल पर्वत है जहाँ पे अभी तक चढ़ाई नहीं की गई है। अभी तक जिसने भी चढ़ाई की है वो मर चुके हैं। और ऐसा नहीं मैं कहानी आपको बना के बता रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, मैं आपको सच बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि विदेश मंत्रालय द्वारा दो भिन्न मार्गों, लिपुलेख और नाथुला, आप इनको याद रखिएगा। नाथुला तो याद ही रखिएगा, सिक्किम है, सिक्किम भूटान और चाइना के साथ है, ठीक है। और लिपुलेख आपका क्या है, भारत और चाइना के साथ, ठीक है। तो इसके इन दोनों माध्यम से लोग यहाँ पे यात्रा करते हैं। अभी ईरान की कुछ सांस्कृतिक स्तर ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, बस इतना था कि आपको पता है ईरान और अमेरिका का कुछ झंझट हुआ था, बस इतना याद रखिए। तो ईरान से कहा था अमेरिका ने कि यदि तुमने मुझे किसी भी तरह परेशानी पहुंचाई, तुम्हारे जितने सांस्कृतिक स्तर है वो सब मिटा दूंगा। तो जैसे ही उसने ऐसी बात की तो उसमें से कुछ आपके नाम आ गए जो कि आपके सांस्कृतिक स्तर थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। तो जरा इनके सांस्कृतिक स्तर के बारे में याद रखिएगा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे यहाँ तो इन्होंने वो इम्पोर्टेंट दिया ही नहीं है नाम, और वो मुझे नाम याद भी नहीं आ रहा है। ओके, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने जो नाम दिया वो याद रखिए। मीदन इमाम मस्जिद ए जमी, ठीक है। हाँ ये सॉरी यहाँ पे नाम दिया है गुलिस्तान पैलेस, ठीक है। ओके, पासरा गाटे, ठीक है। परसे पोलिस, ठीक है। तख्ते सोलेमन, ठीक है। ये यही पवित्र, यदि आ जाए कि मीदन इमाम मस्जिद ए जमी तख्ते सोलेमन कहाँ पर है, तो आप टिक क्या करेंगे, ईरान में टिक करेंगे। अब ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन कि आपका जो आपका कन्वेंशन ऑफ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जब क्या होगा, जब दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो ही सांस्कृतिक स्तरों को हमें बचाना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संधि में भारत भी साइन कर चुका है, अमेरिका भी साइन कर चुका है, ईरान भी साइन कर चुका है। लेकिन फिर भी ईरान मतलब अमेरिका का ये कहना कि हम ईरान की सांस्कृतिक स्तर को बर्बाद करेंगे, ये गलत है, क्योंकि ईरान की संस्कृति करीबन 10,000 वर्ष पुरानी है, आपको पता है। अभी क्या है कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक क्या है, रोम संविधि क्या होता है कि भारत इसका ना तो हस्ताक्षरकर्ता देश है, ना भारत ने इसमें साइन किए। आपकी रोम संविधि से आपकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, याद रखिएगा। एक है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है, कोर्ट ऑफ क्राइम, ठीक है। मतलब जो आपके आपराधिक मामले देखता है, ये आपका यूएन का भाग है, और ये यूएन का भाग नहीं है। भारत इसमें साइन कर चुका है, इसमें साइन नहीं किए गए। और इसके बारे में ये है क्योंकि युद्ध की बात की गई, तो ये क्या करता है, ये बताता है कि किसी भी कला और विज्ञान को समर्पित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हमले पर युद्ध के रूप में उसको हम मानते हैं, और ऐसा करने की हम आपको अनुमति नहीं देते हैं। अमेरिका ने इसने साइन तो किए हैं, पर अमेरिका ने अभी तक इसकी क्या की है, पुष्टि नहीं की है। अब आ जाते हैं हम लोग यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अभी आपको पता है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर में एक व्यक्ति का जन्म होता है, सरदार पटेल। सरदार पटेल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक आपको पता है कि विस्मार्क ऑफ इंडिया, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि विस्मार्क क्या थे, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हिंसा की थी, जबकि सरदार पटेल ने बिना हिंसा के गांधीवादी विचारधारा से पूरे भारत को एक किया था, ठीक है। यहाँ पे मुंबई और हैदराबाद सहित 66 जो सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, उनको क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इसके पहले भी कुछ सिटियाँ शामिल हो चुकी हैं। अभी देख लेते हैं कि क्या इसमें से कौन कौन सी कैटेगरी रखी, इनकी कुछ कैटेगरी है। मुंबई को जो दिया गया वो कहा गया क्रिएटिव सिटीज ऑफ फिल्म, मतलब जो फिल्म की जो सिटी है उसके ऊपर काम करती है सिटी। और ये सिटी कहा गया क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यहाँ पे पौष्टिक भोजन, आपको पता है हैदराबादी बिरयानी ये सब मिलती है। बट फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम वेजिटेरियन,
सो ओके, यहाँ पे क्या है, जो यूनेस्को ने आपकी चेन्नई और बनारस को आपको सिटीज ऑफ म्यूजिक, जो आपको पता है चेन्नई में भी म्यूजिक फेमस है, बनारस का भी म्यूजिक फेमस है, और जयपुर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फार्क आर्ट्स है, आपको पता है जो कि आपके शिल्प और लोक कलाओं से संबंधित शहर है, उसके रूप में नामित किया था, लेकिन पहले नामित किया था, और इस बार नामित किसको किया है, मुंबई और हैदराबाद को। ठीक है, तो एक मिनट देख लीजिए, जो यूनेस्को है कि क्रिएटिव सिटीज का जो नेटवर्क है, इसके बारे में 2004 से इसने इस बात की शुरुआत की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या कि रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उनकी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सहयोग को स्थापित करना। कोई कठिन लैंग्वेज नहीं, आप समझ जाएंगे। ये क्या करता है, ये 7 अच्छे रचनात्मक क्षेत्र हैं। अभी आपको पता है जो हाईलाइटेड है, फिल्म में किसको किया, मुंबई को किया है, डिजाइन में किसको किया, जयपुर को किया है, पाक गैस्ट्रोनॉमी में आपको हैदराबाद को किया, संगीत में आपको पता है चेन्नई और बनारस को किया है। तो आप 3 याद रखने वाले हैं, मीडिया, शिल्प और साहित्य। ठीक है, इन टोटल 7 कैटेगरी है। ओके, यहाँ पे क्या है कि सभी मामलों को जो कि भेजता है तो आपका संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वो ये है कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा अपना प्यारा पर्यावरण, कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, बहते हुए पानी को बंद कीजिए। ठीक है, और पशु पक्षियों को कुछ खिला दीजिएगा, पानी रख दीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो।